तो व्हाट इज जीवीए? जीवीए इज ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो हम लोग जीवीए पे डेफिनेशन देखने से पहले इसका कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं कि जीवीए का मतलब क्या होता है। देखिए देखिए जीवीए क्या होता है? जो टोटल कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूसर साइड से दिया जाता है दैट इज नोन एज जीवीए। हमारे इकोनॉमी का जो टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड दैट इज नोन एज जीवीए। हम लोग एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं जस्ट लाइक कि हमारी इकोनॉमी में सिर्फ दो ही तरीके के प्रोड्यूसर हैं, एक फार्मर और दूसरे बेकर जो ब्रेड वगैरह बनाते हैं। तो एक साल में अगर फार्मर ने 100 रुपीज के वीट का प्रोडक्शन किया और एक साल में अगर बेकर ने 200 रुपये का ब्रेड का प्रोडक्शन किया, ये 100 रुपीज का वीट है और ये 200 रुपीज का ब्रेड है। नाउ फार्मर को किसी भी तरीके के रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी। फार्मर्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था 100 रुपीज का वीट का, तो इसमें इसने किसी भी तरीके का रॉ मटेरियल्स यूज नहीं किया। बट बेकर क्या ब्रेड खुद ही बनाएगा? तो इसको ब्रेड बनाने के लिए वीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसने फार्मर से 50 रुपीज का वीट परचेज किया और इस 50 रुपीज के वीट को यूज करके इसने 200 रुपये का ब्रेड बनाया। तो अभी मैंने बताया आपको जीवीए का डेफिनेशन कि टोटल कंट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमी फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड। जो प्रोड्यूसर साइड से टोटल कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में होता है उसी को हम लोग बोलते हैं जीवीए। लेट्स सी कि टोटल कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में फार्मर इज ऑल्सो अ प्रोड्यूसर, तो फार्मर की तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन है? 100 रुपीज का। बेकर की तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन है? तो आप बोलेंगे कि ये 200 रुपीज का ब्रेड बनाया है तो 200 रुपीज का, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 100 + 200 दैट इज 300। तो सिंपल टर्म में ये दिखता है कि 300 का जो टोटल कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड। बट क्या ये रियल में 300 है? क्या ये रियल में 300 है? तो लेट्स सी, इज इट सो इजी? इज इट रियली 300? नहीं, ये रियल में टोटल कंट्रीब्यूशन 300 नहीं है। सो इसमें क्या फ्लॉ था? टोटल कंट्रीब्यूशन हमने देखा प्रोड्यूसर साइड से वीट फार्मर का 100 रुपीज का और बेकर का 200 रुपीज का, तो टोटल कंट्रीब्यूशन तो 300 ही हुआ ना। लेकिन 300 क्यों नहीं है? रियल कंट्रीब्यूशन 300 नहीं है। तो इसमें हमने क्या गलत किया था? तो इसमें हमने डबल काउंटिंग किया था। किसका? वीट का। जब फार्मर्स ने 100 रुपीज का वीट का प्रोडक्शन किया तो इसने 50 रुपीज वीट यूज कर लिया और 50 रुपीज इसने क्या किया? किसको सेल किया? तो इस बेकर को सेल किया 50 रुपीज का वीट। और इस बेकर ने इस 50 रुपीज के वीट का यूज करके 200 रुपीज का ब्रेड बनाया। तो रियल कंट्रीब्यूशन हमारा फार्मर साइड से कितने का है? तो फार्मर्स ने तो रियल कितना कंट्रीब्यूट किया हमारी इकोनॉमी में? 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन हुआ। लेकिन क्या बेकर का जो 200 रुपीज का कंट्रीब्यूशन है ये रियल कंट्रीब्यूशन है बेकर का? इसमें दिस 50 रुपीज का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो फार्मर का कंट्रीब्यूशन है। हियर इट इज रिटन द फार्मर हैड प्रोड्यूस्ड ₹100 वर्थ ऑफ wheat for which it did not need assistance of any input. Therefore, the entire ₹100 is rightfully the contribution of the farmers. तो इंटायर जो 100 रुपीज है वो किसका कंट्रीब्यूशन है? फार्मर्स का कंट्रीब्यूशन है। बट द सेम इज नॉट ट्रू फॉर बेकर्स। द बेकर हैड टू बाई ₹50 वर्थ ऑफ wheat to produce their bread. So the 200 worth of bread that they have produced is not entirely their own contribution. तो उनका अपना खुद का contribution नहीं है 200 रुपया। To calculate the net contribution of the baker, we need to subtract the value of the wheat what they have brought from the farmers. जो उन्होंने फार्मर से खरीदा था उसको हमें सब्सट्रैक्ट करना होगा, तभी तो हमें बेकर का रियल कंट्रीब्यूशन पता चलेगा। सो इफ वी डू नॉट डू दिस वी शैल कमिट द मिस्टेक ऑफ डबल काउंटिंग। तो हम लोग अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो जो हमारा 300 रुपीज आया था टोटल कंट्रीब्यूशन प्रोड्यूसर साइड से उसमें क्या फ्लॉ था? तो हमने डबल काउंटिंग कर दिया था। दो बार हमने उस वीट का प्राइस ऐड कर दिया था। यहाँ पे जो 100 रुपीज का वीट था इसमें 50 रुपीज का फार्मर्स ने यूज किया और 50 रुपीज का इसने सेल किया बेकर को, तो हमने यहाँ पे तो काउंट किया ही। और इस बेकर ने इस 50 रुपीज का ब्रेड को वीट को यूज करके इसने 200 का ब्रेड बनाया था, तो हमने ये 50 रुपीज यहाँ भी काउंट कर लिया, तो दो बार ये 50 रुपीज काउंट हो गया था। This is because ₹50 worth of wheat will be counted twice. First, it will be counted as a part of output produced by the farmers, and second time it will be counted as the
imputed value of the wheat in the bread produced by the bakers. तो नेट कंट्रीब्यूशन बेकर्स के द्वारा क्या हुआ, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस द वैल्यू ऑफ इनपुट और द इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट इज ₹150। 200 रुपये का उसने टोटल कंट्रीब्यूट किया, उसमें उसने 50 रुपीज का इनपुट ऐड किया था, तो नेट कंट्रीब्यूशन बेकर के द्वारा क्या हुआ, 200 - 50 दैट इज 150। हेंस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस सिंपल इकोनॉमी इज 100 net contribution by the farmer plus 150 net contribution by the baker. So the aggregate value of goods produced by this simple economy is 250 rupees. It's not 300 rupees. तो GVA का यही मतलब होता है. The term that is used to denote the net contribution made by a firm is called its value added. We have seen that the raw materials that a firm buy from another firm which are completely used up in the process of production are called intermediate goods. Therefore, the value added of a firm is value of production of the firm minus value of intermediate goods used by the firm. देखिए इसमें क्या हो रहा है, हम लोग इसको एक टेबल के थ्रू भी देखेंगे. इस फार्मर्स ने सीड्स का यूज करके 100 रुपीज का वीट बनाया. अब इस 100 रुपीज के वीट में इसने 50 रुपीज का वीट कंज्यूम किया. अब ये जो 50 रुपीज का वीट था इसने किसको सेल किया, बेकर को सेल किया. यहाँ पे इस बेकर ने इस 50 रुपीज के वीट को यूज करके इसने 200 रुपीज का ब्रेड बनाया. तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्यों बोलते हैं, वैल्यू एडिशन क्यों बोलते हैं, ये किस वैल्यू के एडिशन का बात कर रहा है. यहाँ पे इनपुट क्या था 0 और आउटपुट क्या आया 100, तो टोटल वैल्यू यहाँ पे कितना ऐड हुआ 100 रुपीज का. फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, बेकर जब ब्रेड बना रहा है तो कितना का वैल्यू एडिशन कर रहा है, ये 150 रुपीज का वैल्यू एडिशन कर रहा है, क्योंकि टोटल कंट्रीब्यूशन 200 और नेट जो इनपुट वैल्यू ऑफ इनपुट कितना है 50 है, तो जो एक्चुअल में नेट कंट्रीब्यूशन आया बेकर का वो कितना आया 150, तो 150 का वैल्यू एडिशन हुआ ना. तो इसीलिए इसका जो जीवीए निकल के आएगा इस सिंपल इकोनॉमी का, जहाँ पे हमने कंसिडर किया कि सिर्फ 2 ही प्रोड्यूसर हमारे इकोनॉमी में है, एक फार्मर और दूसरा बेकर. फार्मर्स वीट का प्रोडक्शन कर रहा है और बेकर ब्रेड का प्रोडक्शन कर रहा है, तो जीवीए हमारा क्या निकल के आएगा 250. देखिए यहाँ पे टेबल से मैंने आपको समझा रखा है, फार्मर्स ने 100 रुपीज का प्रोडक्शन किया और बेकर ने 200 का प्रोडक्शन किया. इंटरमीडिएट गुड्स जो फार्मर्स ने यूज किया 0 वैल्यू का, और जो बेकर ने यूज किया इंटरमीडिएट गुड्स वो 50 रुपीज का. तो वैल्यू एडिशन फार्मर्स की तरफ से कितने का हुआ 100 का, और वैल्यू एडिशन बेकर की तरफ से कितने का हुआ 200 - 50 दैट इज 150 रुपीज. So there are two economic agents, a farmer and a baker. Farmers produces wheat and a baker bakes bread. Farmers grow wheat worth of ₹100. Assume that farmers uses no input. Therefore, value of farmers production is 100. Value of intermediate goods used by farmer is 0. So value added by the farmers is 100. In the same way, value of baker's production is 200, and the value of intermediate goods used by the baker is 50 rupees. So value added by the baker is 200 - 50, that is 150 rupees. So what is your GVA? So your GVA is 250 रुपीज. अब हम लोग GVA का डेफिनेशन देखते हैं. तो देखिए GVA क्या है, तो GVA इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन. एट इट्स सिंपलेस्ट इट गिव्स द रूपी वैल्यू, यहाँ पे मैंने बताया ना कि वैल्यू ऑफ आउटपुट जो और माइनस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन. तो बेकर के केस में क्या हुआ 200 - 50 दैट इज 150. इसी तरीके से हमने फार्मर्स का निकाला 100 - 0 दैट इज 100 रुपीज. सबको ऐड कर दिया, इसलिए बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन. सबको ऐड करते चले जाते हैं. एट इट्स सिंपलेस्ट इट गिव्स द रूपी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ इनपुट एंड रॉ मटेरियल्स यूज्ड. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ GVA. सो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग GDP पे डिस्कशन करेंगे. थैंक यू. That's all for today.